मन दोनों को तैयार करना होगा। कल सुबह 4 बजे तुम्हें यहीं आना है और अगले 23 दिनों तक ये कह के वो बाबा ने अरविंद की तरफ देखा और इशारा किया कि इसे सब कुछ समझा देना। उसके बाद ये दोनों वहां से निकल गए। जाते-जाते रास्ते में अरविंद ने जतिन से कहा, अगले 11 दिन तुझे वो करना है जो तूने जीवन में कभी नहीं किया। एक बार और सोच ले भाई, जिस रास्ते पे तू चलना चाहता है वो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। जतिन हंसता है और कहता है, हाँ भाई, लेकिन कठिन रास्ते पर रेंज रोवर या मर्सिडीज से चलो तो उसका भी अपना मजा है। जतिन ने अरविंद के ऊपर टॉन्ट मारा। अरविंद समझ गया कि अब इसे कोई भी नहीं समझा सकता है और मुझे इसको समझाने पर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वो दोनों घर पहुंचते हैं। अरविंद उसे घर ड्रॉप करके कहीं निकल जाता है और जतिन सोने चला जाता है क्योंकि उसके पास समय बहुत कम था। उसे कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में वापस उसी जगह पहुंचना था। अगली सुबह जतिन उस तांत्रिक के पास पहुंचता है। तांत्रिक ने अपनी बोरी से एक काले रंग का कपड़ा निकाला जिसमें एक यंत्र बना हुआ था। बीच में एक गोल चक्र और उसके चारों तरफ कुछ अजीब मंत्र लिखे हुए थे। वो देते हुए तांत्रिक ने उससे कहा, ये तेरा पहला कदम है। इस यंत्र को अपने कमरे में रख। अगले 10 दिन तक रात के समय इसे तेल और अगरबत्ती के धुएं में जगा और हर रात एक मंत्र का जाप कर बिना रुके। जतिन की आंखों में लालच चमक उठी कि आखिर उसका प्रोसेस शुरू हो गया है। उसने कहा, मंत्र? कौन सा मंत्र है? तांत्रिक मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट डरावनी थी। ये तुझे बाद बताऊंगा, अभी अपने मन को मजबूत कर और मैं तुझे कुछ आसन बता रहा हूं जिससे तू ध्यान लगा पाएगा। आज दिन भर तू ध्यान लगाने का प्रयास करेगा और रात्रि में जो मैं बता रहा हूं वो तुझे करना है। वो रहा तेरा कमरा, उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। जतिन ने उस ओर देखा तो वहां पर एक छोटा सा कमरा था जिसे पत्थर में काटा हुआ हो। वो उस कमरे के बाहर गया और बाहर से कमरे के अंदर जब वो देख रहा था कि उस कमरे में इतना अंधेरा था कि बाहर से देखने पर उसे अंदर सिर्फ काला रंग दिखाई दे रहा था, पूर्ण अंधकार। बाहर खड़े खड़े वो उस कमरे को देख रहा था तो पीछे से उस तांत्रिक की आवाज आई, अंदर जाओ, अगले कुछ दिन तुम्हें इसी कमरे में गुजारने हैं। जतिन उस कमरे के अंदर गया। ऐसा लग रहा था कि कमरे को किसी ने अंदर से काला पेंट किया हुआ है। उसके अंदर घुसते उसे जले हुए तेल और दियों की महक आ रही थी। कमरे में खिड़की नाम की कोई चीज नहीं थी, बस ऊपर एक कोने में छोटा सा छेद था जिससे थोड़ी बहुत रोशनी आ पा रही थी और वेंटिलेशन के नाम पर सिर्फ वो एक छेद था जिससे इस कमरे में हवा अंदर और बाहर आ जा सकती थी और एक वो मेन दरवाजा जो अभी उसकी आंखों के सामने खुला हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे उस कमरे के अंदर गया, जैसे वो साउंड प्रूफ कमरा हो, दरवाजा अभी भी खुला हुआ था लेकिन बाहर की कोई भी आवाज अंदर नहीं आ रही थी, जैसे वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में घुस गया हो और बाहर की कोई भी आवाज उससे इंटरैक्ट नहीं कर पा रही है। वो सब सोच ही रहा था कि तभी तांत्रिक उठकर उस कमरे के बाहर वाले गेट पर आता और कहता है, रात्रि होने तक इसी कमरे में रहेगा, ये रख। उसने एक बड़ा सा दिया दिया, इसमें रुई की एक मोटी सी बाती पड़ी हुई थी और कहा, इस दिए को बुझने मत देना, ये यहाँ तेल रखा है। उसने कोने की तरफ इशारा किया। अब तो दिन भर ध्यान लगाने का अभ्यास कर, फिर शाम को तुझे एक मंत्र बताऊंगा। ये कहने के बाद उस तांत्रिक ने उसे बिठाकर वहीं कमरे के बाहर बिठाकर कुछ आसन सिखाए और कैसे ध्यान जल्दी लगाया जाता है, ये कुछ टेक्निक्स उसने उसको सिखाए। उससे कहा कि अब तुझे इनका अभ्यास करना है, मैं तुझसे शाम को मिलूंगा। रात को करीबन 8 बजे के आसपास वो तांत्रिक जतिन के कमरे के बाहर आया और उसे आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर जतिन दरवाजा खोलकर बाहर आया। उसके बाहर आते तांत्रिक ने अंदर झांक कर देखा तो वो दिया अब भी जल रहा था। इसे देखकर वो मुस्कुरा दिया और फिर जतिन के कंधे पर हाथ रख के उसने उसे बैठने का इशारा किया। बैठने के बाद उसने जतिन को एक सेब दिया खाने को और उसे खाने का इशारा किया। जतिन ने सेब खाना शुरू किया और उसके बाद उस तांत्रिक ने जतिन से कहा,
ध्यान से सुन जतिन, जो मैं तुझे समझाना चाह रहा हूं। जिस साधना को तू करना चाहता है उसे कर्ण पिशाचिनी साधना कहते हैं। इस साधना के दो मार्ग हैं, एक लंबा और अनिश्चित, और दूसरा छोटा, कठिन, लेकिन वो भी अनिश्चित ही है। इसे वाम मार्गी साधना कहते हैं। ये है तो छोटी, लेकिन कठिन भी उतनी ही है, और अगर तू इसे पूरी कर पाया तो पिशाचिनी के साधने की संभावना ज्यादा है। तो तू अच्छी तरह से सोच ले कि तू कौन सा मार्ग लेना चाहेगा। उसकी बात सुनकर जतिन ने तपाक से कहा, गुरुजी, मैं तो वाम मार्ग ही लेना चाहूंगा। उसकी बात सुनकर तांत्रिक मुस्कुराया, जैसे उसे उत्तर पहले से ही पता था। फिर उसने कहा, ठीक है, तो मैं तुझे एक मंत्र दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, ये केवल एक मंत्र नहीं, एक ध्वनि नहीं, एक आह्वान है। इनका उच्चारण अगर गलत हुआ तो जो शक्ति तू बुलाने जा रहा है वो तेरे विरुद्ध हो जाएगी। इसके बाद उसने अपनी आंखें मूंदी और एक गूंजती धीमी लय में बोला, ओम नमः कर्ण पिशाचिनी मत्तकारिणी प्रवेशे अतीत नागत वर्तमानानि सत्यम कथय में स्वाहा। उसकी आवाज दीवारों से टकरा कर लौट रही थी और पूरे कमरे में वही मंत्र एक साथ गूंज रहा था। इसके बाद उन्होंने कहा, ये मंत्र तुझे हर रात 1500 बार बोलना है। उसके बाद उस तांत्रिक ने अपने पास से एक माला उसे निकाल कर दी, उसे वो मंत्र लिख कर दिया, उसे उस मंत्र का उच्चारण सिखाया। सब कुछ सीखने के बाद जतिन ने अपना कार्य शुरू किया। इसके बाद उस तांत्रिक के बताए अनुसार जतिन ने अपना कार्य शुरू किया। उसने नहाना और ब्रश करना बंद कर दिया था। ना वो अपनी जीभ साफ करता था और ना ही अपने दांत, और जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो ही उसे पहन के रखने थे, एक काला कुर्ता और पजामा। न बिस्तर समेटता था और ना ही जिस थाली में भोजन करता था उसे धोता था, और बाद में भी उसी थाली के अंदर उसे भोजन करना होता था। इस तरह से 10 दिन तक पूरी तैयारी करने के बाद आए आखिरी के 3 दिन। ये जो साधना थी वाम मार्गी, मेनली 3 दिनों की साधना थी, और वो त्रयोदशी की शाम थी। और उस तांत्रिक के बताए अनुसार जतिन ने पहली बार अपनी लाइफ में पताशे से अपने मल का छोटा सा भाग लेकर उसे खा गया। उसे घिन तो बहुत आई, लेकिन उसे ये साधना वाम मार्ग से ही करनी थी, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी अपने सपने पूरे करने थे। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने कौन सा रास्ता चुन लिया है, और अपनी जिंदगी के अगले 3 दिन वो कभी नहीं भूल पाएगा। इसके बाद उसकी असली साधना रात 11 बजे शुरू होने वाली थी। उसने अपने उस कमरे में 11 बड़े बड़े दीपक लगाए और हर दीपक में करीब आधा किलो तेल भर के उन्हें प्रज्वलित कर दिया। ये सारी चीजें उस गुरु ने, उसके तांत्रिक ने उसको सारी बातें डिटेल से समझाई कि मुझे आगे क्या क्या करना है। उन दियों को प्रज्वलित करने के बाद एक ऊनी कंबल के आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके वो बैठ गया। सुबह जो उसने मल किया था उसे उसने अपनी भोजन की थाली में इकट्ठा कर लिया था, और पूरा नग्न होकर उसने वो मल अपने पूरे शरीर पर लपेट लिया। उसी मल से उसने अपने सर पे तिलक लगाया और बचे हुए मल को उसने अपने बालों में भी लगा लिया। आप इमेजिन कर सकते हो कितनी गंदी हालत होगी उसकी। उसके बाद उसने हड्डियों की एक माला अपने गले में डाल ली, जो उसने खुद तैयार की थी 2 दिन पहले एक कब्र खोदकर। इसके बाद अपने आसन के चारों तरफ भी 4 छोटे दीपक उसने जलाए, और उसी नग्न अवस्था में कर्ण पिशाचिनी के मंत्र का वो जाप कर लग गया अपने उस आसन पर बैठकर। ओम ह्रीं कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतर अवतर सत्य कथय कथय अतीत अनागत वर्तमान दर्शय दर्शय एम ह्रीं ह्रीं कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। अब जैसा कि उस तांत्रिक ने उसे बताया था कि मंत्र का जाप पूरी रात निरंतर बिना रुके करना है, जब तक 1500 मंत्र पूरे नहीं हो जाते हैं। और यदि जाप करते समय लघु शंका यानी टॉयलेट या मल त्याग की इच्छा हो तो उठना नहीं है, वहीं पर उसे मल मूत्र करना है, और जैसे वो मूत्र करे उस मूत्र को और मल को अपने शरीर पर लगाना है। मत
जो मूत्र होगा वो छिड़कना है और जो मल होगा उसे अपने बाएं हाथ से अपने शरीर पर लेप करते रहना है और दाएं हाथ से मंत्र उच्चारण के साथ उस माला का जाप करते रहना है। उस रात जतिन ने जब 21 बार माला का जाप कर लिया तो उसे एकदम से बहुत तेज तीव्र लघु शंका हुई और उसने वही किया। वो अपना मंत्र जपता रहा और जो मूत्र वो त्याग कर रहा था उसी मूत्र को वो अपने शरीर के ऊपर छिड़के जा रहा था। और उस रात उसे बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज्यादा बार मलमूत्र आया जैसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन उसने भी अपना मंत्र जाप नहीं छोड़ा और वो निरंतर मंत्र जाप करता रहा। पूरा कमरा दुर्गंध से सड़ गया था। उस कमरे में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जतिन ने अपने दृढ़ निश्चय से अपने 1500 जाप पूरे किए और तब तक सुबह के 5 बज गए थे। आप इमेजिन कर सकते हैं, आपने अपनी ही शिट पूरे शरीर पर लगा रखी है, कमरे में गंदी बदबू हो रही थी, उसके बाद उसने पूरे मंत्र जाप किए और उसकी हालत खराब हो गई थी। पूरी तरह से वो थक गया था और जब मंत्र जाप पूरे हुए वो उठा और वहीं कमरे में एक कोने में जाकर वो सो गया। करीब 6 बजे उसकी आंख फिर से खुली और उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। ऐसी भूख जिसे कई महीनों से उसने कुछ नहीं खाया हो और यदि अभी कुछ नहीं खाया तो उसके प्राण निकल जाएंगे। लेकिन कमरे में खाने को कुछ भी नहीं था। और इसके बाद जो आप बात सुनेंगे आप विश्वास नहीं कर पाएंगे उसने क्या किया। जैसे उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, एकदम से उसी समय उसे मल त्याग हुआ, उसे पॉटी आई और आप मानो या ना मानो उसने उसी मलमूत्र से अपनी भूख और प्यास को मिटाया। ये सब करते टाइम उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो सोच रहा था कि उसने क्या कदम उठा लिया है, क्यों उसने अपने दोस्त की बात नहीं मानी। पहले तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसी दिन चतुर्दशी की दोपहर, मैं आपको बता दूं, त्रयोदशी अमावस्या से या पूर्णिमा से 2 दिन पहले उसने अपनी ये साधना, एक प्रोसेस, असली साधना शुरू की थी। तो त्रयोदशी की रात को साधना शुरू हुई, आज चतुर्दशी है और आज की दोपहर में वो अपने कमरे में लेटा हुआ था। जमीन पर कोई बिस्तर नहीं बिछा हुआ था, वो उसी नग्न अवस्था में था कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। लेकिन वहां कोई नहीं था, जैसे हवा ने वो दरवाजा खोल दिया हो। लेकिन वो दरवाजा उसे अच्छे से याद है, बंद था, अंदर से भी और बाहर से भी। और इतना हल्का वो दरवाजा नहीं था कि वो हवा से खुल जाए। दरवाजा खुलने के साथ साथ ही जतिन को ऐसा फील हुआ कि वो कमरे के अंदर आया है। उसे लगा कि वो कोई सपना देख रहा है और इसी चीज को चेक करने के लिए उसने अपने आप को बहुत जोर से चिकोटी काटी। जैसे उसने अपने आप को चिकोटी काट कर वापस दरवाजे पर देखा, वो एकदम से सन्न रह गया। कमरे के दरवाजे पर एक 28-30 साल की उम्र की एक स्त्री खड़ी थी, बिल्कुल नग्न अवस्था में। जतिन की आंखें फटी की फटी रह गई। दिखने में वो एवरेज सुंदर थी और उसकी आंखों के सामने वो चलते हुए आई और जतिन के पास आके लेट गई। उसे देखकर जतिन हड़बड़ा कर एकदम से उठ गया, लेकिन जतिन का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसने उसे अपने साथ लेटा लिया। और इसके बाद वो जतिन के गुप्तांगों को छूने लगी। जतिन शॉक था, वो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, वो क्या करे और क्या नहीं। और उधर वो जतिन को उत्तेजित करने की पूरी कोशिश कर रही थी। और जतिन अपने आप को कंट्रोल करने की, सबसे बड़ी बात, वो इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था कि चल क्या रहा है। उसे उसके गुरु की तरफ से ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था कि अगर वो एकदम से उसके सामने आ जाएगी तो उसे क्या करना है। वो इसी तरह उससे छेड़खानी करती रही, लेकिन उनके बीच किसी तरह का कोई संबंध नहीं बना। और करीब 5 बजे उठकर उस कमरे से गायब हो गई। इस पूरे टाइम में जतिन जैसे हिप्नोटाइज था। उसके जाने के बाद जब जतिन वापस से होश में आया तो पूरे कमरे में बदबू फैली हुई थी। उसके शरीर पर लिपटा हुआ मल सूख गया था और वो अपने आप को कोस रहा था और इस साधना को वो छोड़ देना चाहता था। लेकिन उस तांत्रिक ने उसे साफ साफ बता दिया था कि यदि साधना को बीच में छोड़ा तो पिशाचिनी तुम्हें उसी समय मार देगी। इस साधना में
या तो तुम्हें सफलता मिलेगी या फिर मृत्यु। पूरे कमरे में फैली सड़ान से उसका सिर फट रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके वो उसी कमरे में पड़ा रहा, सोचते सोचते सो गया। उसके बाद उसने उस पूरे टाइम में दिन भर में मलमूत्र नहीं त्यागा। रात को 11 बजे फिर से उसने हिम्मत करके दिए जला के मंत्र जाप शुरू किए। जतिन निरंतर जाप कर रहा था और तभी वही स्त्री जो दोपहर में आई थी उसके पास आकर बैठ गई। जतिन मंत्र जाप करते हुए उसे देख रहा था। उसके छोटे छोटे बाल थे, उसके माथे पर सिंदूर और गले में हड्डियों की एक माला थी। इसके अलावा वो पूर्ण रूप से निर्वस्त्र थी। जतिन के पास बैठकर वो उसे देख रहे थे। उसके चेहरे से दिख रहा था कि वो बहुत प्रसन्न थी। वो कभी जतिन का चुंबन लेती, कभी उसके शरीर पर हाथ चलाती और कभी उसके गुप्तांगों पर। जतिन पसीने पसीने हो रहा था, लेकिन उसे याद था कि मंत्र उच्चारण रुका उसकी सांसें रुक जाएगी। इसलिए उसने लगातार मंत्र उच्चारण चालू रखा, चाहे वो उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश कर रही हो। इस दौरान उसे 5 से 6 बार मलमूत्र आया और इस बार उस स्त्री ने ही अपने हाथ से उसे जतिन के और खुद के शरीर पर चुपड़ दिया। जतिन बैठा बैठा मंत्र जाप करता रहा और जैसे तैसे सुबह के 5 बजे तक वो औरत भी, वो स्त्री भी इसी प्रकार बैठी रही और मंत्र जाप खत्म होते ही जतिन की आंखों के सामने उठकर कमरे से बाहर चली गई। जतिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ। क्या वो जिसकी साधना कर रहा है वो ही आ चुकी है? उसके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था और सवाल का जवाब वो बाहर जाकर भी नहीं पूछ सकता था, क्योंकि 3 दिनों तक उसे अपने कमरे से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं थी। जतिन इन सब चीजों को करके आधा बेहोश हो गया था और यकीन मानिए वो सब कुछ यहीं बंद कर देना चाहता था, लेकिन मृत्यु के डर से साधना अधूरी नहीं छोड़ सकता था। अगली अमावस की दोपहर में जतिन कमरे में लेटा हुआ था कि वो वापस से अंदर गई उसके कमरे में और जतिन के पास आकर लेट गई। उसे देखकर जतिन उठ खड़ा हुआ तो उसने जतिन को एक लात मारी और उसे मजबूरन अपने साथ लिटा लिया और उसे उत्तेजित करने लगी और करीब 3 बजे उसने जतिन के साथ जबरदस्ती संभोग किया और संभोग खत्म होते ही वो वहां से उठकर चली गई। जतिन उसी प्रकार कमरे में पड़ा रहा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रात को फिर वो बैठा अपनी साधना पूरी करने। आज वो आखिरी तीसरा दिन था। जतिन ने वापस से सारा सेटअप किया और मंत्र उच्चारण शुरू किए और जैसे उसने मंत्र उच्चारण शुरू किए वो स्त्री उसके कमरे में आ गई और आकर वो सीधा उसकी गोद में बैठ गई और उसने अपना सीधा हाथ उसके गले में डाल दिया। इतना होने के बाद भी जतिन बिना रुके मंत्र जाप करता रहा और हर रोज की तरह उसने वो मलमूत्र त्यागा जिसे वो उसे जतिन के और अपने शरीर पर चुपड़ती रही और सुबह 4 बजे करीब मंत्र जाप खत्म हुआ और वो जतिन की गोद से उठकर उसके सामने जाकर बैठ गई। पूरी रात जतिन ने जो मंत्र जाप किए बिना रुके, चाहे वो पूरी रात बैठकर सामने कुछ भी कर रही थी, वो अपने मंत्रों से विचलित नहीं हुआ और जैसे ही मंत्रों का उच्चारण खत्म हुआ बिल्कुल उसके सामने जाकर वो बैठ गई और बैठकर उससे कहती है, मैं तुम्हारी प्रियतमा हूं और अब जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुमने मुझे कभी छोड़ना चाहा तो मैं तुम्हें उसी क्षण समाप्त कर दूंगी। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी और तुम्हारा कार्य करूंगी। ये कहकर उसने वो हड्डियों की माला अपने गले से निकाली और जतिन के गले में डाल दी और उसके गले की माला निकालकर अपने गले में डाल दी और एक दुल्हन की तरह मुस्कुराने लगी। ये सब होता देखकर जतिन के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था, एक तरह से देख के लग रहा था कि उसकी साधना कंप्लीट हो गई है और दूसरा उसे कोई आइडिया नहीं था कि सब चल क्या रहा है, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। जतिन की यह हालत देखकर उसने मुस्कुराकर कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे सिद्ध किया है और मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन
जब भी मेरी संभोग की इच्छा होगी, मैं तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे सामने आऊंगी और तुम्हें मेरी इच्छा पूर्ति करनी होगी। एक और बात, कि तुमने पर स्त्री गमन किया और मेरे बारे में किसी को बताया, तो मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी, और मुझसे पिंड चुराना चाहा तो तुम्हें मारकर मुझे सुख ही मिलेगा। ये कहकर उसे एक चुंबन देकर वहां से चली गई। इसके थोड़े समय के बाद, यानी करीबन सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आसपास, उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और उधर से उसके गुरु तांत्रिक की आवाज आई, उठ जा लड़के, तेरी साधना पूर्ण हुई। इसके बाद उस तांत्रिक के बताए अनुसार इस सुबह, यानी प्रतिपदा की तिथि को, जतिन ने उठकर स्नान किया, लेकिन अभी भी उसे अपने दांतों को साफ करने को मना कर दिया गया था। वो दीपक उसने कमरे से बाहर निकालकर दक्षिण की ओर जमीन में गाड़ दिया, और साथ ही वो हड्डियों की माला भी जो उस पिशाचिनी ने उसे पहनाई थी। उसके बाद पूरे कमरे को पानी से 3-4 बार धोया और खुद भी करीबन 3-4 बार अच्छे से रगड़ के नहाया। नए वस्त्र उसने इसके बाद धारण किए। अभी भी उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी प्रतिपदा यानी पहली तारीख से 10वीं तक, यानी अगले 10 दिन तक उसे वापस उसी कमरे में रहना था। वो उसी कमरे में रहा और मंत्र जाप करता रहा। अब खाने में उसे एक समय एक फल या एक रोटी मिलने लगी, उसके कमरे के बाहर पड़ी रहती थी। लेकिन स्वाभाविक रूप से पता नहीं क्यों उसे रात को अपने आप भूख लगती, और भूख लगते ही पता नहीं क्यों उसी समय उसका मल विसर्जन होता और उसे क्या खाना पड़ता, ये तो अब आपको पता ही है। 10वीं को जाकर ये पूरा अनुष्ठान समाप्त हुआ। एकादशी को जतिन ने उठकर अपने दांत और जीभ को साफ किया और अच्छे से नहाकर उसने फिर से दूसरे वस्त्र धारण किए और उस कमरे से बाहर निकला, और बाहर निकलकर सीधा उस तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने जतिन की आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोला, वाह बेटा, तू तो बहुत दृढ़ निश्चय वाला निकला। मुझे तो लगा था कि तू इस साधना पूरी नहीं कर पाएगा और अब तू जिंदा वापस नहीं लौटेगा। तेरे दोस्त को इस साधना में 9 दिन लगे थे, लेकिन तूने 3 दिन में ही इसे साध लिया। तूने ये कर तो लिया है, लेकिन अब कुछ बातों का ध्यान रखना, क्योंकि वो तेरी प्रेमिका के रूप में सिद्ध हुई है। इसलिए किसी दूसरी स्त्री के साथ तुमने कोई भी संबंध बनाने की कोशिश की तो वो तुझे और उसे दोनों को मार देगी। यहां तक कि वो तुम्हारी मां और तुम्हारी बहनों को भी तुमसे दूर ही रखेगी, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। जब वो आएगी क्रिया को करने तो तुम उसे ना नहीं कह सकते हो, और तुम आगे होकर उसे छू भी नहीं सकते हो। वो तुम्हारे पास केवल 10 सालों के लिए रहेगी। जितनी संपत्ति जोड़ पाओ जोड़ लो। 10 साल के बाद तुम्हें उसकी आवाज सुनाई आना बंद हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी वो तुम्हारे साथ क्रिया के लिए आती रहेगी। आजीवन तुम किसी और स्त्री के साथ गमन नहीं कर पाओगे। जतिन बहुत बुरी तरह से थका हुआ था। उसने तांत्रिक से कहा, ये सारी बातें उसने मुझे बता दी है, मैं इन चीजों का ध्यान रखूंगा। इसके बाद उसने उस तांत्रिक से विदा ली और सीधा पहुंचा अरविंद के घर। लेकिन वो इवन बिल्डिंग में भी एंटर करता उससे पहले ही अरविंद चिल्लाता हुआ बाहर आया, अंदर मत आना जतिन, अंदर मत आना। उसका ये बिहेवियर देखकर जतिन कंफ्यूज हो गया, तो मेरा दोस्त मुझे अपने घर में आने से मना कर रहा है। अरविंद ने वहां पर आके वो समझाया, भाई तू अब मेरे साथ और मेरे घर में तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता, क्योंकि तुझे भी सिद्धि प्राप्त है और मुझे भी। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है, और बिल्डिंग तो क्या, तू मेरे आसपास भी नहीं रह सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि तू किसी दूसरे शहर में जा और अपनी नई जिंदगी बसा। जतिन को अरविंद की बात समझ में आ गई थी। उसने अरविंद को गले लगाया और वहां से जाने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने अरविंद से पूछा, भाई मैं काम क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरविंद मुस्कुराया और बोला,
उसकी चिंता तू मत कर, बस अपने कानों पर भरोसा रख। तूने जिसे सिद्ध किया है वो एक कर्ण पिशाचिनी है और वो तेरे कान में आकर सब कुछ बताएगी, तेरी मदद भी करेगी। बस तू मन में अपनी इच्छा ला, उससे बोल और फिर देख तेरे काम कैसे बनते हैं। अपने दोस्त की बात सुनकर जतिन निकल पड़ा दूसरे शहर की। इस इंसिडेंट के 2 साल के अंदर अंदर ही जतिन ने अच्छी खासी संपत्ति बना ली। बेसिकली वो एक स्टॉक ट्रेडर बन गया और दिन के करीबन 20 से 50,000 रुपए निकालने लगा। अरविंद के बराबर तो नहीं, लेकिन उतनी कि वो अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सके। साल में एक बार वो अरविंद और उस तांत्रिक से मिलता था और हर महीने करीबन 51,000 रुपए तांत्रिक को वो देता रहता था, जैसी उनकी डील थी। इस बात को करीब 14 साल बीत चुके हैं। अब जतिन को उसकी आवाज अपने कानों में नहीं सुनाई देती है, लेकिन वो बाकी सभी कंडीशंस में बंधा हुआ है। वो पैसा और सुख जतिन को अब अपने परिवार के बिना शून्य लगता है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो अकेला ही है और अब उसे मृत्यु का भी भय नहीं है। वो ढूंढ रहा है किसी ऐसे आदमी को जो उसे इस पिशाचिनी से मुक्ति दिला सके और अब उसे कोई ऐसा मिल भी गया है और 99% असर खत्म हो चुका है और उसी के साथ साथ ही जो कुछ उसने कमाया वो भी 99% जा चुका है। उसके शरीर को बीमारियों ने घेर लिया है और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उसका इलाज चलता है। अपने जीवन के 14 साल जो उसने ऐशो आराम से गुजारे, उतने ही दुख उसके बाद उसको पाने पड़ रहे हैं। उसे भी नहीं पता कि अब उसकी जिंदगी कितनी और बची है और जिंदगी के बाद भी वो उससे छुटकारा पा पाएगा या नहीं। वो जो कुछ भी कर रहा है उसे छुटकारा पाने के लिए उसे उससे उम्मीद है कि वो शायद उससे फ्री हो जाएगा और अपनी बची कुची जिंदगी जैसे भी है वो उसको जिएगा। जतिन का कहना है कि उसके साथ क्या क्या और हुआ क्या नहीं, वो ये सब वो यहाँ पर बता नहीं पाएगा, लेकिन उसका कहना सिर्फ इतना है कि चीजें दिखने में जितनी आसान और जितनी लुभावनी होती हैं, ये उतनी ही खतरनाक भी होती हैं। ये आपकी जिंदगी में एक ऐसा वॉइड भर देती है जिसका अंदाजा आपको ये सारे काम करने से पहले नहीं होता है। कई लोग ऐसे हैं जतिन की तरह जिन्हें शॉर्टकट चाहिए अपनी जिंदगी में पैसा कमाने का, बड़ी लाइफ जीने का, लेकिन हर शॉर्टकट की एक बहुत बड़ी कीमत होती है। वो आपको तब नहीं दिखती जब आप उस शॉर्टकट के बारे में सोच रहे होते हो, आप उसके ऊपर निकलने वाले होते हो, लेकिन जब आप आधे रास्ते पहुंचते हो तब